गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7th आज हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रामर का वर्ण विचार। इसके बारे में हमने थोड़ा पिछली कक्षा में जान लिया था जब हमने भाषा लिपि तथा व्याकरण किया था। उसमें मैंने बताया था कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार होता क्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। हम मुख से कुछ भी बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे वर्ण लिखेंगे, मुख से बोलेंगे तो वो ध्वनि कहलाएगा, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाएगा। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला अ, जैसे मैंने बोला अ, इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने बोला क, तो इसके भी टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब आगे है हमारा वर्णमाला। कि वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ण हमें पता चल गया। अब वर्णमाला का किसी भी भाषा के वर्णों को एक साथ रखना या वर्णों के व्यवस्थित यानी क्रम में हो, वो सही जिस वर्ण का क्रम जहाँ पे है वही लिखे जाए, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, कि वर्णों के व्यवस्थित सभी वर्ण अपने अपने स्थान पर सही ढंग से सही जगह पर हो, उन्हें वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हिंदी भाषा में? 2 भेद होते हैं। एक तो है हमारे स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 वर्ण होते हैं जिन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। 11 तो होते हैं हमारे स्वर और 33 होते हैं हमारे व्यंजन। तो स्वर किसे कहेंगे? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण यानी बोलते समय, उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से बिना किसी बाधा के, यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तब उसके मार्ग में कोई भी रुकावट ना आए, मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकले।
यानी स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती। स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो एकदम से हमारे मुख से निकल जाते हैं। उसके उच्चारण करते समय हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर संख्या में कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, औ, तो इनको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब इनको अपने बोलते हैं, मुख से बोल के देखो तो एकदम से ये बाहर निकल जाएंगे, जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो कोई रुकावट नहीं आई, सीधे मुख से निकल गए। तो ये क्या है? स्वर है। आगे है स्वर के भेद। स्वर के भेद, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ स्वर यानी बड़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे, तो वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ये कितने होते हैं संख्या में? इनकी संख्या होती है 4। तो ये कौन कौन से कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कौन कौन से है? अ, ई, उ और री। ये 4 हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर है। नंबर 2 है दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़े। तो इसमें होगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, यानी जिन स्वरों को बोलने में हमें ज़्यादा समय लगे या ज़्यादा प्रेशर देना पड़े थोड़ा सा, तो वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। इनके बाद जो बचे वो सभी दीर्घ स्वर हो गए। तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे 7 स्वर हैं जो दीर्घ स्वर होंगे। ये है हमारा स्वरों की मात्राएं। अब स्वर तो तुम्हें पता चल गए कौन से होते हैं, 11 होते हैं ये, इनकी मात्राएं। कई बार होता है कि स्वर अपने मूल रूप में ही शब्द में निहित होते हैं, जैसे हमने लिखा अमन या आकाश, तो इनमें ये स्वर मूल रूप में ही है।
ठीक है, आगे जो है वो व्यंजन है। तो स्वर अपने मूल रूप में ही है, जैसे हमने लिखा ईशा। तो इन सभी शब्दों में जो स्वर है अपने मूल रूप में ही है, परंतु कई बार स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, और जो परिवर्तन आता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे हमने लिखना है कामना, कामना, हमने कामना लिखा तो इसमें आ की मात्रा लगी है, स्वर मूल रूप में तो नहीं है, चिन्ह के रूप में है, मात्रा के रूप में है। ठीक है, अब ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है हमारे इस चिन्ह के रूप में, ई की मात्रा होगी इसके रूप में, ये ई की मात्रा का चिन्ह है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे। तो जब इनको व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो ये स्वर मात्रा के रूप में इनमें निहित हो जाएंगे। ठीक है, ऊ की मात्रा ऐसे, बड़े ऊ की ऐसे, ठीक है, तिरिशी की ऐसे, और ए की मात्रा ऐसे, आई की ऐसे, ओ की ऐसे, और औ की आ जाएगी ऐसे। कि जब स्वर अपने मूल रूप में न आकर चिन्ह के रूप में यूज हो जाए, प्रयोग हो जाए, तो उनको अपने स्वर की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, मात्रा के रूप में उन्हें लिखेंगे। ये है अपना अनुस्वार, कि हम अनुस्वार को कैसे लिखते हैं। अनुस्वार ऐसे लिखा जाता है बिंदु के रूप में। ठीक है, किसी भी अक्षर का जो पंचम वर्ण होता है, जैसे कै वर्ग है, कै, ख, ग, ग, ड़, इनका पंचम वर्ण है जो ये अड़, इस चै वर्ग का पंचम वर्ण ये, तै वर्ग का ये, और पै वर्ग का ये किस रूप में प्रयोग हो गए, अनुस्वार के रूप में। और अनुस्वार कैसे लगता है, एक बिंदु के रूप में। इसको एक उदाहरण से समझो, जैसे हमने लिखा कंठ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंठ, है ना। हमने लिखा समकल्प, तो ये पंचम वर्ण है, ये अनुस्वार के रूप में कैसे लिखा जाएगा, संकल्प। तो अनुस्वार को कैसे, अपने अनुस्वार का चिन्ह है एक बिंदु। आगे है अनुनासिक। स्वर क्या है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु है या आवाज है वो नाक से निकलती है। जैसे इसको बोल के देखो कंठ, तो न की आवाज नाक से आ रही है ना, संकल्प ऐसे। अनुस्वार का जो उच्चारण है वो हमारे नाक से होता है, और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। कैसे, इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने अनुनासिक का चिन्ह होता है ये चंद्र बिंदु वाला, अब इसको कैसे बोलेंगे, हमने लिखा हाँ, तो नाक से आवाज भी आ रही है, मुंह से भी आ रही है, मुंह हमारा पूरा खुल रहा है। या हमने लिखा हंसी। ठीक है, तो अनुनासिक में आवाज जो हमारे नाक और मुख दोनों से आती है, अनुस्वार में केवल नाक से आवाज आती है। विसर्ग, विसर्ग का क्या चिन्ह होता है, ये दो बिंदु विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से आए हिंदी तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों में होता है जो हमारी हिंदी में आए हैं। जैसे अतः, प्रातः, नमः या प्रातःकाल। अब इनमें जो ये चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये क्या है, विसर्ग है। तो ये हमारा स्वर टॉपिक कंप्लीट हो गया। वर्ण विचार में हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। आज हमने स्वर कंप्लीट किया है और व्यंजन के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।